नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। आज इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस पूरे बैच का जो पहला क्लास है, वो स्टोन एज है। आज हम पूरी चर्चा जो है स्टोन एज के ऊपर करेंगे, जिसको हिंदी में पाषाण काल कहते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा समझ होती नहीं है। कारण क्या होता है कि स्टोन एज के अंदर मानव का विकास कैसे हुआ, पत्थर का विकास कैसे हुआ और मानव ने पत्थर और इंसान के विकास के साथ-साथ कैसे इस सभ्यता तक पहुँचे, वो समझना बेहद जटिल काम होता है। इसीलिए उसको आसान भाषा में आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, ताकि आप ये जब सेशन ओवर होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे पत्थर का विकास हुआ और ना पत्थर का बल्कि इंसान का। और इंसान इस सिविलाइजेशन के दौर तक जहाँ वो इंसान घर बना के रहने लगा, हवा-पानी से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए और ना केवल रहने लगा बल्कि वो खेती-बाड़ी तक वो कैसे सफ़र तय करता है, वो सारी बातें आज के दौर में होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दौर को, आज के सेशन को और इस स्टोन एज की बात करने वाले हैं। देख लीजिए लोग पहले ऐसे ही रहते थे, देख पा रहे हैं? लोग पहले ऐसे ही रहते थे स्टोन एज में, है ना? तो स्टोन एज का क्या हुआ? शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर स्टोन एज की अगर बात की जाए, मैं लिख के पढ़ाऊँगा, ध्यान रखिएगा, मैं बोर्ड पे हर एक बात को समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। देखो, अगर स्टोन एज की बात करें, तो ये स्टोन एज की जो कहानी शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है मानव के उद्भव के साथ, इवोल्यूशन ऑफ मैन के साथ। कहते हैं कि पृथ्वी पर जब मानव आया, इस पृथ्वी पर जब मानव आया, हम जैसा मानव आया, तो मानव ने क्या किया, अपना पेट भरने का प्रयास किया और पेट भरने के क्रम में जंगल में जो कुछ मिला, फल मिलेगा, फूल मिलेगा, जानवर मिलेगा, है ना? पत्ते मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, तो जो इंसान को मिला, इंसान ने क्या कर लिया, उसे उठा के खा लिया, कंज़्यूम कर लिया। एक बार जब आप खाना खा लोगे ना, तो आपको लगेगी प्यास, बिना पानी के सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो पानी की तलाश में कहाँ पहुँचा? वो पानी की तलाश में नदी के किनारे पहुँचा। आप नदी के किनारे जाओगे, तालाब के किनारे जाओगे, झरने के किनारे जाओगे, कोई भी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, कोई भी प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए जहाँ से आपको पानी मिल जाए। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने कहीं न कहीं नदी किनारे पहुँचे और नदी किनारे पहुँचने के बाद हमने पानी पी लिया। क्लियर हुआ? तो इंसान ने खाना भी खा लिया, इंसान ने पानी भी पी लिया। जब आप खाना खा लेते हो, पानी पी लेते हो, तब थोड़ी-सी नींद आती है ना? जब दोपहर में हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जी है खा लेते हैं, उसके बाद क्या आती है? फिर आती है नींद आती है ना? तो इंसान को भी नींद आ गई थी और इंसान जो है नदी किनारे जाकर ही सो गया था। देखिए न नदी किनारे जाके वो सो गया। नदी किनारे जब वो जाके सो गया तो 2 घंटे के बाद दोबारा उठा और जब 2 घंटे के बाद दोबारा उठा, तो उसको 2 घंटे के बाद उठने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था। जैसे हम लोग उठते हैं तो हमारे हाथ में सेल फ़ोन होता है और सेल फ़ोन के अंदर हम जैसे मेरी आदत है, अब तो मैं अपना ऐप बना लिया हूँ, तो मैं अपने ऐप को दिन भर चेक करता हूँ। ऐप चेक करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के व्यूज़ को चेक करता हूँ, मोनेटाइज़ेशन चेक करता हूँ, बहुत सारी चीज़ चेक करते आदत हो गई है। हर आधे घंटे, 1 घंटे में चेक करता रहता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंसान का विकास हो गया, इंसान के पास कुछ था नहीं करने को, तो वो बोर हो रहा था और जब वो बोर हो रहा था, तो उसको नदी के किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए नज़र आ गए। देखो जनरली क्या होता है कि जब आप नदी किनारे जाओगे, तो नदी किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। इंसान को लगा कि यार ये पत्थर पड़े हैं, हमें उठा लेना चाहिए, पत्थर उठा लेंगे तो कुछ मज़ा आएगा, चलो खेलेंगे इसके साथ में। तो इंसान जो है, जो बोर हो रहा था, वो नदी किनारे गया और नदी किनारे जाने के बाद इस पत्थर को उठा लिया। पत्थर को उठाने के बाद में पत्थर के साथ में खेलने लगा। खेलने में बड़ा मज़ा उसको आ रहा था और जब खेलते-खेलते वो शाम हो गई तो उसको दोबारा भूख लगी, है ना? शाम के समय खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दोबारा भूख लगी तो इंसान को लगा कि पत्थर किसी काम का नहीं है, चलो शिकार पे ध्यान दिया जाए। और इसी क्रम में जब वो शिकार पे ध्यान दे रहा था, तो एक जानवर जो है नदी के किनारे पानी पी रहा था। इंसान को लगा कि अगर इस जानवर को मार देंगे, तो शाम को खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। अच्छा एक बात और, इंसान हो या जानवर हो, पानी कहाँ मिलेगा? हमेशा नदी के किनारे। इसीलिए जानवर पानी पी रहा था, जानवर पानी पी रहा था, इंसान को लगा कि इस जानवर को मार देंगे, तो शाम के खाने का इंतज़ाम हमारा हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए मानव ने पत्थर को वहीं फेंक के अपने 2 कदम आगे बढ़ाए, ताकि इस जानवर को मारा जा सके। लेकिन जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, इसको याद आया कि अभी जो मैंने चीज़ फेंकी है, जो भारी भरकम चीज़ मैंने फेंकी है, जिसको मैं पत्थर कह रहा हूँ, अगर पत्थर से शिकार किया जाए तो लाइफ़ आसान हो सकती है। कैसे? देखो, अभी तक समस्या क्या हो रही थी? अभी तक समस्या ये हो रही थी, जैसे मान लो मुझे आपका शिकार करना है या मुझे किसी व्यक्ति को मारना है। अगर मुझे किसी व्यक्ति को मारना है, तो मैं उस पर अटैक करता था। अगर मैं उस पे अटैक करूँगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर हाथ-पैर चलाएगा, तो हो सकता है कि मैं घायल हो जाऊँ या बंदा मुझ पर ही भारी पड़ गया, तो मेरी जान जा सकती है। तो
कहीं ना कहीं अब तक के शिकार में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इंसान के घायल होने और इंसान के जान जाने का रिस्क बहुत था। लेकिन अगर मैं भारी भरकम चीज जैसे कि सेलफोन, ये सेलफोन जो है बहुत भारी भरकम है, अगर सेलफोन किसी के सर पे खींच के मार दे तो क्या होगा? वो घायल हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी और उस कंडीशन में मुझे चोट नहीं लगी क्योंकि मैं दूर से खींच के मार रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इंसान का दिमाग चल गया था। इंसान को लगा कि अगर पत्थर से शिकार किया जाए तो लाइफ आसान हो सकती है। वापस गया पत्थर के पास, पत्थर को उठाया और पत्थर को उठाने के बाद जानवर को खींच के मार दिया। और जानवर को जैसे ही मारा जानवर मर गया। और जब जानवर मर गया तो इंसान को लगा ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, अगर स्टोन से शिकार किया जाए, पत्थर के माध्यम से शिकार किया जाए तो हमारी लाइफ आसान हो सकती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंसान अब किसका यूज करेगा? अब स्टोन का इस्तेमाल करेगा, है ना? इंसान ने किसका इस्तेमाल सीख लिया? स्टोन का इस्तेमाल किया। और स्टोन का इस्तेमाल कैसे किया? स्टोन का जो इस्तेमाल किया है उसने एक वेपन के तौर पे किया है, एक हथियार के तौर पे किया है। मानव ने पत्थर का इस्तेमाल केवल हथियार के तौर पे नहीं किया बल्कि इसको और रूप में भी किया। जैसे अगर मान लो ऊपर पौधा लगा हुआ है, मतलब पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, तो आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन पत्थर मार दोगे तब नीचे आ जाएगा, पहला। दूसरा, अगर आपको मिट्टी खोदनी है, घास खोदनी है, तो जानवर जो है मिट्टी खोदने के लिए, घास खोदने के लिए नेल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर नेल्स के अंदर मिट्टी चली जाए तब बहुत जलन होगी। लेकिन अगर आप मिट्टी खोदने के लिए, घास खोदने के लिए, है ना, जड़ें खोदने के लिए अगर आप जो है पत्थर का इस्तेमाल करोगे तो लाइफ आसान हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इसीलिए इंसान ने पत्थर का इस्तेमाल केवल हथियार के तौर पे नहीं किया बल्कि इसका इस्तेमाल एक औजार के रूप में भी किया, एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में भी किया। और इसका इस्तेमाल एक साल नहीं किया, इसका इस्तेमाल जो है नंबर ऑफ ईयर्स, सालों साल किया। और चूंकि इसका इस्तेमाल सालों साल किया इसीलिए क्या बोला गया? एज। तो नाम क्या पड़ा? स्टोन एज, है ना, पाषाण काल। पाषाण काल एक ऐसा समय है जब मानव ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पत्थर का हथियार और औजार के रूप में या विभिन्न रूपों में लंबे समय तक इस्तेमाल किया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पाषाण काल, स्टोन एज का मतलब होता है एक ऐसा समय जब मानव ने अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्थर का विभिन्न रूपों में इस्तेमाल किया। कहीं उसका इस्तेमाल हथियार के फॉर्म में किया, कहीं उसका इस्तेमाल औजार के रूप में किया। इसी को कहा गया स्टोन एज, इसी को कहा गया पाषाण काल। पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल, ये समझ में आ गया आपको? पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल का जो समय है बहुत ज्यादा लंबा है। पाषाण काल का जो समय बताया जाता है वो कहा जाता है कि 20 लाख 20 लाख बीसी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब देखो, स्टोन एज के समय को लेकर इतिहास में बहुत विवाद है, लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है वो 20 लाख बीसी पे सहमत है। स्टोन एज की स्टार्टिंग कब होती है? 20 लाख बीसी में होती है। और इसका एंड कब होता है? 4000 बीसी। ये 4000 बीसी वो समय होगा जब स्टोन एज के हम लोग आगे चले जाएंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सिविलाइजेशन में चले जाएंगे, दैट इज चैल्कोलिथिक एज। तो मोटे मोटे तौर पे देखो तो स्टोन एज का समय कितना है? 20 लाख से लेकर 4000 बीसी। एक बात और, एक टर्म मैंने यूज किया है बीसी। बीसी की बात करेंगे तो बीसी का जनरली मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। जनरली बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाओं को बोलते हैं बीसी, है ना? और याद रखिएगा जब भी हम बीसी में घटनाओं को पढ़ते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? पहले 20 आएगा, फिर 19 आएगा, 18 आएगा, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो बहुत लंबा समय है ना, 20 लाख से लेकर 4000 बीसी। हम घमंड करते हैं कि देखो 2000 बीसी या 2000 साल पहले भारत में गुप्त साम्राज्य था, मतलब ऐसी आसपास। भारत में 2500 साल पहले भारत में मौर्यंस हुआ करते थे, है ना, 2700 साल पहले भारत में बुद्धा हुआ करते थे। अब सोचो ना, अब आप इस बात को सोचो कि 2-2500 साल के अंदर पूरी की पूरी हम मानव सभ्यता की बात कर लेते हैं, और ये दौर कितना लंबा है ना? है कि नहीं है? ये दौर बहुत लंबा है। इसीलिए इस इतने लंबे दौर में 20 लाख साल पहले से लेकर 20 लाख, जस्ट इमेजिन की वर्ड पे ध्यान दीजिए, 20 लाख साल पहले से लेकर 4000 बीसी, मतलब पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का 99% पार्ट तो हमने, इस मानव जीवन का 99% पार्ट तो हमने स्टोन एज में देखा है ना? समझ में आया? अगर हम बात करें स्टोन एज की तो इतना लंबा समय है, इसलिए इतने लंबे समय को समझने के लिए हमें इसको पहले बांटना होगा ताकि हम ये समझ पाए कि इसका विकास कैसे हुआ। तो हमने क्या किया? स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा है। सर पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज। नोट करिए ध्यान से हम लोग, जो पहला वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? सर जो पहला वाला पार्ट है उसे बोला जाता है
उसे बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। नोट करिए ध्यान से, पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पैलियो, फिर लिखा हुआ है लिथिक, फिर लिखा हुआ एज, पैलियोलिथिक एज। सर पैल्यू का मतलब होता है प्राचीन। नोट करिए, पैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राचीन। पैल्यू का मतलब होता है प्राचीन या फिर एंशिएंट होता है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? पैल्यू को हिंदी में कहते हैं हम लोग पुरा, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? पुरा। लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है पाषाण, ठीक है। लिथिक का मतलब होता है पाषाण, और काल का मतलब होता है, एज का मतलब होता है काल। तो जो पहला वाला पार्ट है उसका नाम क्या है? पैलियोलिथिक एज। फिर से बोलिए, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे तो पैलियोलिथिक एज का समय कितना है ये भी नोट कर लीजिएगा। इसका जो समय कंसीडर किया जाता है वो करीबन 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी कंसीडर किया जाता है ना। 20 लाख से लेकर 10,000 बीसी इसका समय कंसीडर किया जाता है। जो दूसरा समय है, दूसरा फेज, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। जो दूसरा वाला फेज है उसे क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज की बात करेंगे तो मेसो का मतलब होता है मध्य, मेसो का मतलब ही होता है मध्य। लिथिक का मतलब होता है पाषाण, और एज का मतलब होता है काल, मध्य पाषाण काल बोलते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल का समय कितना है? वो मध्य पाषाण काल का समय जो माना गया है वो 10,000 से लेकर 7,000 बीसी के बीच में माना गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जो आखिरी वाला पार्ट है, जो सबसे नया वाला पार्ट है, उसका नाम है न्यूलिथिक एज। उसका नाम क्या है? पहले लिखो न्यू, NEO, न्यू। फिर क्या लिखोगे? लिथिक। फिर क्या लिखोगे? एज। हिंदी में बोलते हैं इसको नव पाषाण काल, हिंदी में बोलते हैं नव पाषाण काल, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलिथिक एज। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलिथिक एज, हिंदी में कहते हैं नव पाषाण काल। अब देखो नाम से ही क्लियर है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो पुराना है वो पुराना हो गया, पुराने होने के बीच में कौन सा आएगा? बीच वाला आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा, है ना। समझ में आ गया। और सबसे नया वाला जो न्यूलिथिक एज हो गया, तो न्यूलिथिक एज का समय कितना होगा? अब जस्ट इमेजिन करो, 7,000 है ना, तो 7,000 से लेकर कब खत्म हो रहा है? 4,000 बीसी। याद रखिएगा ये पूरा लंबा समय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोन एज के कितने पार्ट हैं, तो याद रखिएगा स्टोन एज के 3 पार्ट हमें नजर आते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज पैलियोलिथिक एज, दूसरा पार्ट है दैट इज मेसोलिथिक एज, और तीसरा पार्ट जो है वो है आपका न्यूलिथिक एज। क्या ये बात समझ में आई? आगे समझिए। अब आप गौर गौर से देखोगे तो इनमें सबसे लंबा जो टाइम पीरियड माना गया है, अगर आप देखोगे सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका है? सबसे लंबा टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक एज का। मतलब आप देख रहे हो कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का और स्टोन एज का, ना केवल ह्यूमन सिविलाइजेशन का, पूरे स्टोन एज का, अगर आप ये कह दो, अगर आप ये कहो कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का और पूरे स्टोन एज का 99% पार्ट, 99% पार्ट, 99% पार्ट अगर पैलियोलिथिक एज में बीता है तो क्या कुछ गलत होगा? स्टोन एज का समय कितना है? 20 लाख से लेकर 4,000 बीसी। सहमत हो? उसके बाद आप देख रहे हो कि पैलियोलिथिक एज उनमें सबसे पुराना है, और उसी के अंदर 20 लाख से लेकर 10,000 समय बीता है। तो मानव सभ्यता का और पाषाण काल का जो 99% पार्ट है वो पैलियोलिथिक एज में आपको देखने को मिल जाता है। क्या इतना मुद्दा समझ में आया? ठीक, चलो। अब चूंकि पैलियोलिथिक एज का समय सीमा बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम पैलियोलिथिक एज की बात करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पैलियोलिथिक एज। अगर हम पैलियोलिथिक एज के ऊपर ध्यान देंगे, फिर हम मिडिल, फिर हम मेसो पे आएंगे, फिर हम न्यू पे आएंगे। अगर पैलियोलिथिक एज की बात की जाए तो पैलियोलिथिक एज का क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा। क्योंकि पैलियोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। लिथिक का मतलब होता है पाषाण, मतलब पत्थर, काल कम, एज का मतलब होता है काल, और पैलियो का मतलब होता है पुराना, मतलब प्राचीन होता है। ये समझ में आया? पैलियोलिथिक एज की अगर बात करें तो पैलियोलिथिक एज के बारे में कुछ बात समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसका समय जो है वो 20 लाख से लेकर, देखिए बड़ी बारीकी चीजें हैं। अगर आप इन बारीकी चीजें पे ध्यान दोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इन बारीकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो आप इसमें परेशान हो जाते हो, दिक्कत ये होती है। तो जो पैलियोलिथिक एज का जो समय है वो 20 लाख से लेकर करीबन 10,000 बीसी है ना। इसीलिए इसको, इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसको जानने के लिए भी हमने इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहले हमने क्या किया था? स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा था। फिर हम स्टोन एज का जो पहला पार्ट है उसका नाम है पैलियोलिथिक एज, उसको भी हम फर्दर 3 पार्ट में बांट रहे हैं ताकि इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला कौन सा है सर? पहला है लोअर। पहले क्या है? लोअर। लोअर को क्या बोलेंगे? लोअर पैलियोलिथिक एज, LPA। याद रखिएगा, लोअर पैलियोलिथिक एज, इसको भूलना नहीं है।
ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, उसको भूलना नहीं है। लोअर पैलोलिथिक याद रखिएगा, लोअर पैलोलिथिक एज। लोअर हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम निम्न बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? निम्न पुरापाषाण काल बोलते हैं। जो दूसरा वाला फेस है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल, मिडिल बोलते हैं, है ना। अब किसका पार्ट है? पैलियोलिथिक एज का है, तो क्या बोलेंगे? मिडिल पैलियोलिथिक एज। हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य, मध्य पुरापाषाण काल, है ना, मध्य पुरापाषाण काल बोलेंगे। और जो आखिरी वाला सेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? अब उसको बोलेंगे अपर, अपर पैलियोलिथिक एज, या हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्च पुरापाषाण काल। जैसे कभी आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो ट्रेन में जो आपका थर्ड एसी सेकेंड एसी होता है, तो थर्ड एसी सेकेंड एसी में जनरल के अंदर भी आपको 3 बेंच मिल जाएंगी। एक होता है लोअर, है ना, जो अंकल आंटी लोग का होता है, फिर मिडिल वाला और ऊपर वाला हम लोग का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप याद रखिए, लोअर वाला बर्थ, उसके बाद मिडिल वाला बर्थ, उसके बाद अपर वाला बर्थ। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले क्या है? लोअर पैलोलिथिक एज है, निम्न पुरापाषाण काल है, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल है, मिडिल पैलोलिथिक एज है, और तीसरा वाला कौन सा? अपर पैलोलिथिक एज या उच्च पुरापाषाण काल है। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा, बेसिक बातें, है ना। और यही बेसिक बातें समझने जरूरी है, क्योंकि इसके समझे बिना आप काम नहीं कर पाते हो। होता क्या है ना, कभी कभी जुकाम मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, तो मुझे जुकाम लग रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं लोअर पैलोलिथिक एज के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसका समय नोट कर लीजिएगा। जो लोअर पैलोलिथिक एज का समय है, जो लोअर पैलोलिथिक एज का समय है, वो 20 लाख से लेकर 9 लाख बीसी है। 20 लाख से लेकर 9 लाख बीसी है। जो मैसो का समय है वो 9 लाख से लेकर, वो 9 लाख से लेकर 40,000 बीसी है। ठीक है, और जो अपर पैलोलिथिक एज का समय है वो करीबन 40,000 से लेकर, है ना, वो 10,000 बीसी के बीच में कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें से गलती नहीं कर सकते हो। एक है 20 लाख से लेकर 9 लाख, एक है 9 लाख से लेकर 40,000, एक है 40,000 से लेकर 10,000 बीसी है। क्या ये क्लियर हुआ? लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज और अपर पैलोलिथिक एज। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं सबसे पहले लोअर पैलोलिथिक एज की तरफ। लोअर पैलियो, लोअर पैलियोलिथिक एज, क्या नाम है? लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज या निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो निम्न पुरापाषाण काल का समय है 20 लाख से लेकर 9 लाख बीसी। ठीक है, चलो अब इसी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो आपने पहली बार इंसान देखा था ना, इंसान की मौजूदगी पहली बार अगर महसूस की गई है तो वो लोअर पैलियोलिथिक एज में ही की गई है। क्योंकि पैलो अगर आप देखो मोटे मोटे तौर पर आसान भाषा में, तो स्टोन एज के 3 पार्ट हैं। एक है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, और तीसरा है न्यूलिथिक एज। समझ में आ गया? पैली हो गया, मेसो हो गया और न्यू हो गया। पैलियो में भी 3 पार्ट हैं, लोअर है, मिडिल है, अपर है। तो हम बात कर रहे हैं लोअर, सबसे पुराना, मतलब स्टोन एज का सबसे पहला फेज जहां पे इंसान को देखा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें लोअर पैलोलिथिक एज की, निम्न पुरापाषाण काल की, तो इसी के अंदर पहली बार मानव देखा गया। अब इस समय जो मानव देखा गया है ना, उसे 2 नाम दिए गए। एक है ऑस्ट्रोलिपिथिकस, लिखो पहले ऑस्ट्रो, फिर लिखो ली, फिर लिखो पी, फिर लिखो थी, फिर लिखो कस। तो जो मानव देखा गया उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रोलिपिथिकस। और दूसरे मानव का नाम क्या है? दूसरे मानव का नाम है रामा। उसके बाद लिखो पी, फिर लिखो थी, फिर लिखो कस, तो रामापिथिकस। एक है ऑस्ट्रोलिपिथिकस, दूसरा है रामापिथिकस। एक है ऑस्ट्रोलिपिथिकस, दूसरा है रामापिथिकस। क्लियर है? एक है ऑस्ट्रोलिपिथिकस, दूसरा है रामापिथिकस। ऑस्ट्रोलिपिथिकस और रामापिथिकस की बात करें तो ये अर्ली मैन है, ये शुरुआती मानव है। ये कौन है? अर्ली मैन है, शुरुआती मानव है। और अगर बात करोगे तो ये जो अर्ली मैन है कैसा दिखता है ना, ये सर हो गया, ये पेट हो गया, है ना, उसके बाद में ये 2 पैर हो गई, 2 हाथ हो गई, है ना। समझ, जैसे कि जानवर दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता था ऑस्ट्रोलिपिथिकस और रामापिथिकस, है ना। इसमें कुछ था नहीं, बस इसका हल्का फुल्का दिमाग, हल्का फुल्का दिमाग का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। इसमें हल्का फुल्का दिमाग का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, इसीलिए ये इसको इंसान की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, इसलिए इसको इंसान की श्रेणी में रखा गया था। तो शुरुआती मानव कौन मिलेंगे? ऑस्ट्रोलोपिथिकस और रामापिथिकस। अब होता क्या है कि जब धीमे धीमे समय बीतता है
तो ये लोग जंगल के बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ खुराफाती करना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस से बोलता है कि चलो भैया बाहर चलते हैं। तो लेकिन रामापिथेकस क्या थे, बोला ना ना यार हम अपने ही जगह रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, है ना, शर्मीले बहुत थे। और चूंकि रामापिथेकस बहुत ज्यादा शर्मीले थे, है ना, रामापिथेकस क्या थे, बहुत ज्यादा शर्मीले थे, वो कर लीजिएगा। रामापिथेकस जो है बहुत ज्यादा शर्मीले थे, बहुत ज्यादा शाई नेचर के थे, तो वो कभी जंगल के बाहर नहीं निकले, इसीलिए उनका डेवलपमेंट हुआ नहीं और रामापिथेकस का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमेशा खुराफाती इंसान था, वो जंगल के बाहर निकलने की कोशिश बार बार करता था। अब होगा क्या कि जब आप जंगल के बाहर निकलोगे, जब जंगल के बाहर निकल के आओगे तो आपको छोटी छोटी घास मिलेंगी, है ना, छोटी छोटी घास मिलेंगी, और जो पेड़ मिलेंगे वो थोड़े ऊंचे मिलेंगे, और जो झाड़ होगी थोड़ा ऊंचा होगी। तो अगर आपको झाड़ खानी है, अगर पेड़ पौधे खाने हैं, थोड़ा उचकना पड़ेगा, थोड़ा सीधा होने की कोशिश करना होगा, है ना, थोड़ा सीधा होने की कोशिश करना होगा। और इसीलिए इंसान क्या कर रहा है, उस पेड़ पौधे को खाने के लिए, झाड़ खाने पे सीधा होने की कोशिश कर रहा है। और चूंकि सीधा होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए से देखिए क्या स्थिति हो रही है, ये देखिए सर हो गया, है ना, ये गर्दन हो गई, ये पेट हो गया और ये पैर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंसान क्या कर रहा है, इंसान जो है लगभग सीधा होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे। पुष्पा देखिए ना, पुष्पा राज वाली, तो वही वाला कंडीशन में ऐसा। तो इसको पेट सीधा टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी है, हाथ टेढ़ा है, लेकिन पैर सीधे हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल उसी कंडीशन में तो इंसान सीधा होने की कोशिश कर रहा है। इसी को एक नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया इस मानव को, उसका नाम था होमो इरेक्टस। नाम क्या है? होमो इरेक्टस। हिंदी में भी होमो इरेक्टस कहते हैं, इंग्लिश में भी होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो, HOMO, होमो इरेक्टस, ERECTUS, होमो इरेक्टस कहते हैं, है ना। तो अब देखो कि धीमे 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 क्या हो रहा है, ह्यूमन का सिविलाइजेशन का विकास हो रहा है, ह्यूमन का विकास हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? दूसरी बात, अगर हम होमो इरेक्टस की बात करेंगे तो इसी होमो इरेक्टस के एविडेंस जो है, पहली बार आपने सुना होगा नर और मादा, दैट इज नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर में या नर्मदा वैली में, अच्छा आपने सुना है ना नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी क्यों बोलते हैं? नर्मदे नदी के आसपास का जो इलाका होगा, नदी के आसपास का इलाका, उसे क्या बोलेंगे? घाटी। तो नर्मदा घाटी या नर्मदा वैली, तो नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली वो जगह है जहाँ पे आपको होमो इरेक्टस के पहली बार इसकी हड्डियां मिलती हैं, इसके एविडेंस मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किसके एविडेंस मिले थे, तो इसी होमो इरेक्टस के एविडेंस मिले थे। तो आपने देखा कि कैसे मानव का विकास हुआ। अब मानव क्या कर रहा है, मानव जो है, ये जो मानव है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है ना। इसी स्टोन का इस्तेमाल करके वो शिकार भी करता है, वही सिखाया ना मैंने आपको। और इसी स्टोन का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं ना केवल शिकार कर रहा है, बल्कि वो कहीं ना कहीं औजार के रूप में फल तोड़ने के लिए, झाड़ खोदने के लिए सब इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि बैठा हुआ था, दो पत्थर उसके हाथ में थे, खुराफात तो सूझ ही रही थी, दो पत्थर को लड़ाना शुरू कर दिया। और जब दो पत्थर को लड़ाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं होगा, आग नहीं लगने वाली है। आप यही सोच रहे हो ना कि दो पत्थर को लड़ाएंगे तो आग लगेगी, सर अभी आग लगने का वक्त नहीं आया है। आग लगाएंगे, महफिल में भी आग लगेगी, हर जगह आग लगेगी, लेकिन अभी आग नहीं लगेगी। अब दो पत्थर को आपस में लड़ा दो, जब दो पत्थर को आपस में लड़ा दोगे ना सर, तो क्या होगा, पत्थर का जो आगे वाला हिस्सा है वो टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? पत्थर का जो आगे वाला हिस्सा है वो टूट जाएगा। जो पत्थर का आगे वाला हिस्सा टूट जाएगा, तो इस पत्थर के आगे वाले हिस्से को जब टूट जाएगा, थोड़ा सा नोकीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोकीला। और जब नोकीला हो जाएगा, जैसे आपने कभी देखा ईटा, जो लाल कलर का ईटा घुम्मा बोलते हैं ना, ईटा घुम्मा, तो दो ईंटों को आपस में लड़ा दो तो ईंटे का आगे वाला हिस्सा टूट जाता है और बड़ा नोकीला हो जाता है, उसे किसी से काटना आसान हो जाता है ना, उसे कटिंग करना आसान हो जाता है। इसीलिए इसीलिए इस पत्थर को हमने एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं, पहले लिखो चॉपर, फिर लिखो चॉपिंग, पहले लिखो चॉपर, फिर लिखो चॉपिंग, और फिर लिखो इंस्ट्रूमेंट। इसे कहा गया चॉपर, चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट कहा गया। तो क्या आपको ये समझ में आया कि क्या इंसान ने, न केवल इंसान का विकास हो रहा है, बल्कि इंसान अपने पत्थर का विकास भी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर नुकीला पत्थर होगा तो नुकीले पत्थर से शिकार करना आसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या नुकीले पत्थर से न केवल शिकार करना, बल्कि शिकार के साथ साथ, न केवल शिकार बल्कि शिकार के साथ साथ जो
कह सकते हो कि शिकार के साथ साथ जो है फल तोड़ना, घास खोदना आसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक तरफ आप देख रहे हो कि ह्यूमन का सिविलाइजेशन का विकास हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पत्थर का विकास भी धीमे-धीमे बढ़ता जा रहा है। अब इससे संबंधित जितनी भी साइट्स है उसको मैं अलग से बता दूँगा, चिंता मत कीजिएगा, है ना? पहले समझ लेते हैं लगातार क्रम को। दूसरी बात हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग मिडल पैलियोलिथिक एज में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मिडल, फिर लिखो पैलियो, फिर लिखो लिथिक, फिर लिखो एज। हम लोग जा रहे हैं इस समय मिडल पैलियोलिथिक एज के अंदर। मिडल पैलियोलिथिक एज या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल के अंदर। तो हमारी शुरुआत, अगली टॉपिक क्या है? मध्य पाषाण काल, है ना? नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल, हिंदी में ध्यान से लिखिएगा, मध्य लिखिए। और इसका टॉपिक है ये पूरा पाषाण काल का समय है, मध्य पूरा पाषाण काल का समय। इसका समय कितना है? इसका समय है 9 लाख से लेकर 40,000 बीसी, 9 लाख से लेकर 40,000 बीसी। अब ये वो समय है जब इंसान दो लेवल पे विकास करेगा। पहला लेवल क्या होगा? इंसान का डेवलपमेंट होगा। अभी इंसान की कंडीशन कैसी है? बिल्कुल ऐसी है। ये वो समय है कि जब पैर सीधा है, पेट थोड़ा बेंट है और गर्दन थोड़ी बेंट है और सर टेढ़ा है। दर्द होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इंसान सीधा होने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये समय है जब इंसान की स्थिति ऐसी हो रही है। देखिए, देखिए, ये सर हो गया, समझ में आ गई, ये गर्दन हो गई, लेकिन जो पेट वाला सेक्शन था, अभी जो टेढ़ा था ना, वो सीधा हो गया और पैर वाला सेक्शन भी सीधा हो गया। तो अब देखिए, इंसान पहले से बेहतर हुआ और सही शेप में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस मानव को क्या कहा गया? इसको कहा गया साइंटिफिक नेम दिया गया है निएंडरथल। निएंडरथल, NEAN, है ना? उसके बाद DERTHAL, निएंडरथल। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग निएंडरथल ह्यूमन कहा गया, निएंडरथल मानव कहा गया, निएंडरथल ह्यूमन कहा गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ये है निएंडरथल मानव या है निएंडरथल मानव। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जिसकी पीठ जो है वो सीधी हो गई है और केवल गर्दन टेढ़ी हो गई है, केवल गर्दन टेढ़ी रह गई है। तो आप देख रहे हो कि मानव का विकास लगातार होता हुआ आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप इस पत्थर पे ध्यान दोगे तो इस पत्थर का भी विकास हुआ, है ना? इस पत्थर का विकास कैसे हुआ? ये जो पत्थर का साइड वाला हिस्सा बचा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो पत्थर का साइड वाला हिस्सा बचा हुआ था ना, इस साइड वाले पत्थर के हिस्से को भी इस्तेमाल करना शुरू किया। क्योंकि देखो, ये जो भारी भरकम पत्थर है, जो नुकीला है वो तो नुकीला ही है, ये जो साइड में अलग हो गया था वो भी बहुत नुकीला है। इसीलिए जो साइड का जो पत्थर बचा हिस्सा हुआ था ना, उस बचे हुए हिस्से को भी हमने इस्तेमाल करना शुरू किया और इसे एक नाम दिया गया इसे नाम दिया गया फ्लेक, FLAKE, फ्लेक बोला गया। इसे क्या नाम दिया गया? फ्लेक, FLAKE, फ्लेक बोला गया। फ्लेक का मतलब क्या होता है? ये जो धार-धार पत्थर होता है ना, उसको फ्लेक बोला गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्लेक बोला गया है। और इसी फ्लेक का इस्तेमाल करके इंसान शिकार को भी आसान बना रहा है और इसी फ्लेक का इस्तेमाल करके ना केवल शिकार को आसान बना रहा है, बल्कि जो उसकी अन्य भी काम है उसको भी आसान बना रहा है। और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया, दैट इज़ फ्लेक कल्चर। समझ में आ रहा है? एक इतिहासकार मिलेंगे, एच.टी. संकालिया। एक इतिहासकार मिलेंगे आपको, एच.डी. संकालिया, संकालिया। एच.डी. संकालिया जी ने इसको फ्लेक कल्चर के नाम से भी जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मिडिल पैलियोलिथिक एज तक आते-आते 2 चीज़ हम देख रहे हैं। पहला पत्थर का विकास और दूसरा इंसान का विकास। समय बीता और हम पहुँच गए हम लोग अब अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। अगर हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें माफ़ कीजिएगा, अगर हम बात करेंगे अपर, अगला वर्ड है पैलियो और अगला वर्ड है लिथिक और अगला वर्ड है एज। अगर हम बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक एज की, तो अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर क्या समझ में आएगा? इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, समय कितना है? सर समय इसका है जो 40,000 से लेकर करीबन 10,000 बीसी है। अब इसमें क्या-क्या हुआ वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वो समय है जब इंसान की केवल गर्दन को छोड़ के बाकी हिस्सा सही हो गया है, तो इंसान सीधा होने की कोशिश कर रहा है। तो अपर पैलियोलिथिक एज वो समय है अपर पैलियोलिथिक एज वो समय है जब क्या हो रहा है कि इंसान अपने सही शेप में आ रहा है। ये सर हो गया, ये गर्दन हो गई, ये पेट हो गया, समझ में आ गया? ये दोनों पैर हो गए, ये दोनों हाथ हो गए, आँखें बना देते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? जैसे हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इंसान अपने शेप में आ चुका है और इस इंसान को क्या बोला गया है? इस इंसान को बोला गया है होमो सैपियंस। क्या बोला गया है? होमो सैपियंस। स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक होमो सैपियंस की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। तो याद रखिएगा, मानव जो हमारी तरह दिखा,
वो पहली बार हमें कब दिखा है? जो इंसान हमें पहली बार दिखा है, वो इंसान पहली बार हमें दिखा है, याद रखिएगा, अपर पैलियोलिथिक एज में। तो उच्च पूरा-पाषाण काल में पहली बार हम जैसा इंसान देखने को मिला और इसे क्या बोला गया? होमो सैपियंस बोला गया। समय बीतता गया और इस शरीर के साथ-साथ ये शरीर हमारी तरह हो चुका था, धीमे-धीमे इसका दिमाग भी हमारी तरह विकसित होना शुरू हो गया और चूँकि इसका दिमाग हमारी तरह विकसित होना शुरू हो गया, इसीलिए इसे एक नया नाम दिया गया होमो सैपियंस सैपियंस। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग जो है होमो सैपियंस सैपियंस हैं जिसका शरीर और इसका मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास या मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? और जो मानव का विकास आपको देखने को मिला वो कब में देखने को मिला? वो मिला आपको अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। क्या आपको याद करना पड़ा कि कैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस तक पहुँचे? होमो इरेक्टस से नींडरथल तक पहुँचे और नींडरथल से हमने होमो सैपियंस और सैपियंस तक की यात्रा हमने पूरी की। दूसरी तरफ हमने ना केवल मानव का विकास देखा, साथ ही साथ हमने पत्थर का विकास भी देखा। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो नुकीला पत्थर है ना, साइड वाला पत्थर, इसको हमने क्या बोला था? फ्लेक। हम चॉपर चॉपिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फ्लेक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें समझ में आया कि जो फ्लेक है, जो साइड का पत्थर है, अगर उसे थोड़ा-सा और घिस लें, थोड़ा उसे और धारदार बना दें। अगर उसे थोड़ा-सा और धारदार बना लिया जाए, तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ब्लेड के जैसा हो जाएगा। और जो कि वो ब्लेड के जैसा हो जाएगा, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? ब्लेड। याद रखिएगा ब्लेड। तो उसको बोलेंगे ब्लेड कल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लेड कल्चर। क्योंकि पत्थर जितना नुकीला होगा शिकार करना उतना आसान रहेगा। सुई होती है, सुई को भोंक दें आपके हाथ में, इतना तेज़ दर्द होगा। अभी मैंने हाइट किया ना, मेरे हाथ में लगा कि बहुत तेज़ लग गया बात बताते-बताते। लेकिन अगर भोंक दें ना तो आपके प्राण निकल जाएँगे, मन लगेगा कि यार क्या भोंक दिया, है ना? आप शाम तक ऐसे ही बैठे रह जाओगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? इतना तेज़ लगता है सुई, है ना? अगर आपको मैं लकड़ी मार दूँ, लोहा मार दूँ तो आप ऐसे पकड़ोगे, लेकिन अगर सुई भोंक दूँ तो मतलब हो सकता है स्वेलन आ जाए। तो नुकीला पत्थर जितना ज़्यादा होगा शिकार करना उतना आसान रहेगा। इसीलिए इंसान क्या कर रहा है, इसको और धारदार बना रहा है। उसने क्या बना लिया? ब्लेड बना लिया है। तो देख रहे हो कि अपर पैलियोलिथिक एज तक आते-आते न केवल इंसान का बल्कि इंसान के साथ-साथ पत्थर का भी विकास हो चुका था, बहुत हद तक हो चुका था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आसान है? चलो। इसी बीच में क्या हो रहा है? समय बीत रहा है और समय बीतने के बाद में इंसान अपने पत्थर को चॉपर चॉपिंग में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लेक में कन्वर्ट करने के लिए, ब्लेड में कन्वर्ट करने के लिए पत्थर को आपस में लड़ा रहा है। लेकिन इस बार गलती हो गई। इस बार इंसान के हाथ में दोनों स्ट्रॉन्ग पत्थर आ गए। इसको बोलते हैं चेल्सटेमी। चेल्सटेमी का मतलब होता है कठोर पत्थर। 2 कठोर पत्थर आ गए। इंसान ने गलती से दोनों कठोर पत्थर को आपस में लड़ा दिया और जैसे ही दोनों कठोर पत्थर को आपस में लड़ाया, तो वो कठोर पत्थर टूटा नहीं, लेकिन उसमें से क्या निकल गई? उसमें से निकल गई चिंगारी। अच्छा एक बात और। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल्स और समझाता हूँ कि अ, इसको मैं एग्ज़ाम्पल्स और समझाता हूँ कि आपको और समझ में आना चाहिए कि एक तरफ तो अभी चिंगारी को अभी रोकते हैं हम लोग, चिंगारी के साथ-साथ एक जगह और बताता हूँ मैं आपको एक चीज़ और बहुत बेसिक बात। इंसान का विकास हुआ है कि नहीं हो गया है? इंसान का विकास हो गया है। अब इंसान का जब विकास हो गया है, तो इंसान क्या कर रहा है? हवा और पानी से बचने के लिए, क्योंकि इधर विकास हो चुका है, तो इंसान क्या कर रहा है? हवा और पानी से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, है ना? अपने आप को सेफ सिक्योर करने के लिए, अब वो क्या करेगा? वो रहने का इंतज़ाम करेगा, है ना? याद रखिएगा, वो कहाँ रहेगा? वो केव्स में रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो हवा से, पानी से बचने के लिए, क्योंकि तेज़ हवा चलेगी, बीमार हो जाओगे, भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे, खुले में सोओगे, जंगली जानवर खा जाएगा आपको। तो इंसान का जो कि दिमाग का विकास हो गया है, तो उसने हवा से, जानवरों से, पानी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, जो भी नेचुरल जगहें हैं, जहाँ रुका जा सकता है, जैसे गुफ़ाएँ हैं, पहाड़ों का कोई ऐसा इलाका जहाँ रुका जा सकता है, तो कंदराओं में, पहाड़ों में जो कि नेचुरल बने हुए हैं, उसमें रुकना शुरू कर दिया। क्योंकि गुफ़ा के अंदर रहोगे तो हवा नहीं आ पाएगी, है ना? धूप तेज़ नहीं लगेगी, जंगली जानवर अंदर नहीं आ पाएगा। तो इंसान का जब दिमाग का विकास हुआ तो उसने अपने रहने के लिए जो भी नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हीं नेचुरल चीज़ों में उसने रहने के लिए क्या घर बनाए? येस और नो? अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बहुत स्वाभाविक बता रहा हूँ मैं आपको। जब आपके दिमाग का विकास हो जाता है, तो आप कहीं पर भी रहने का प्रबंध करते हो और इंसान ने भी क्या किया, रहने का प्रबंध किया कि नहीं किया? यस, उसने रहने का प्रबंध किया। तो उसने क्या कर लिया था, उसने रहने का प्रबंध किया और कहाँ किया? जो नेचर ने दिया, वहीं पे उसने रहने का प्रबंध किया, ताकि जंगली जानवरों से, है ना? उसके बाद में हवा से, पानी से, धूप से, ठंडक से बचा जा सके। आगे चलते हैं हम लोग। इसी बीच में क्या हुआ कि जब मानव जो है गुफ़ाओं के अंदर रहने लगा,
जब गुफाओं के अंदर रहने लगा तो इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में जंगल में कहते हैं कि जब 2 पत्थर को आपस में लड़ाया जा रहा था, हम उसी कहानी वापस आते हैं कि इंसान जो है पत्थर का तोड़ रहा है ताकि वो उसको चॉपर चॉपिंग, फ्लेक, ब्लेड में कन्वर्ट कर सके। जब 2 पत्थर को आपस में लड़ा रहा है ना? तो क्या होता था कि जो अभी तक क्या था कि दोनों बहुत सॉफ्ट स्टोन थे, लेकिन इस बार गलती से हार्ड स्टोन आ गए, बहुत कठोर पत्थर आ गए, है ना? और जब कठोर पत्थर आ गए, तो कठोर पत्थर की वजह से कहते हैं कि चिंगारी निकल आई, क्योंकि जब 2 पत्थर को लड़ाओगे कठोर पत्थर को, जो टूटेंगे नहीं, तो बार-बार रगड़ोगे तो क्या निकल आएगी? चिंगारी, डिस्कवरी ऑफ फायर। और अपर पैलियोलिथिक एज में एक और बड़ा काम हुआ कि आग की खोज हो गई, डिस्कवरी ऑफ फायर। अभी डिस्कवरी ऑफ फायर बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि जब पहली बार चिंगारी निकली और चिंगारी जब पेड़ पे गिरी तो आग लग गई, और जब पेड़ में आग लग गई तो इंसान को लगा ये क्या चीज़ है? इंसान ने जाके टच किया, जैसे ही टच किया उसका हाथ जल गया, वो समझ में आ गया कि यार इसका इस्तेमाल नहीं नहीं करना है। लेकिन धीमे-धीमे उस आग के बारे में थोड़ी बहुत समझ विकसित करना शुरू किया। कई 100 साल लग गए आग पर, आग के बारे में समझ, आग के बारे में जानकारी हासिल करने में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि आग ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार लगी और आग पर उसको फिर आपने माचिस बना लाइटर बना लिया, ऐसा नहीं हुआ। आग पर नियंत्रण करने में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत लंबा समय लगा। लेकिन इस आग ने पूरे मानव जीवन को बदल दिया। कैसे बदल दिया? अब सर आग है तो क्या होगी? सर आग है तो रोशनी होगी। होगी कि नहीं होगी? आग है तो रोशनी होगी, रोशनी है तो रात में ट्रैवल करना आसान है कि नहीं है? अब सोचो कि पहले रोशनी तो होती नहीं थी, आग तो होती नहीं थी, तो शिकार केवल दिन के समय मुमकिन था, ट्रैवल करना केवल दिन के समय मुमकिन था, लेकिन अब रात में भी ट्रैवल किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर रात में भी शिकार किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपके पास में आग होगी तो जंगली जानवर आपसे दूर रहेगा, क्योंकि उसको भी डर लगता है। आग से तो भई सभी को डर लगता है। तीसरी बात ये है कि इससे हाथ को सेका जा सकता है ठंड के समय में, है ना? खाना पकाया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसलिए आग ने इंसान के जीवन को पूरी तरीके से रातों-रात परिवर्तित कर दिया है। बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज था, है ना? ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने इंसान के पूरे तौर-तरीके को चेंज करके रख दिया। तो डिस्कवरी ऑफ फायर जो हुआ है अपर पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलता है। देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर अलग है और कंट्रोल ऑन फायर अलग होगा। ये है डिस्कवरी ऑफ फायर। आग पर नियंत्रण करने में भी बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। आप जब पढ़ेंगे नियोलिथिक एज तो नियोलिथिक एज तक आते-आते थोड़ा बहुत आग पे नियंत्रण हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो डिस्कवरी ऑफ फायर हो गया, डिस्कवरी ऑफ फायर की वजह से रात में रोशनी करना आसान हो गया, जंगली जानवरों को भगाना आसान हो गया है, शिकार करना आसान हो गया है, बहुत सारी काम आसान हो गया है। अब जस्ट इमेजिन कि आप जो है आग जला चुके हो, है ना? आप जो है आग जला चुके अच्छा एक बात और, आग का एक और भी ड्रॉबैक है कि जब पहली बार आग लगी ना, तो इंसान बहुत सारे लोग जल गए थे क्योंकि जब पहली बार जंगल में आग लगी, तो इंसान जंगल में फँस गए थे, वो तो मारे गए थे और जब इंसान जंगल के अंदर मारे गए, तो इंसान को समझ में आया था कि ये जो अग्नि होती है, आग होती है, नेचर होता है, बहुत ताकतवर होता है, बहुत ताकतवर। मतलब आप मान के चलो कि इतना ताकतवर होता है कि क्या ही बताएँ। और चूँकि नेचर बहुत ताकतवर होता है, नेचर बहुत बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए हमें इसकी वर्शिप करनी चाहिए, है ना? ताकि हमें परेशान ना करे। इसीलिए हमें पहली बार नेचर वर्शिप के एविडेंस मिलते हैं, इसी अपर पैलियोलिथिक एज में। देखिए, जो वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, वो हिंदू कल्चर में 2 तरीके से, एक पॉज़िटिव एंगल है, एक नेगेटिव एंगल है। पॉज़िटिव एंगल क्या है? क्योंकि हम नेचर को समझते हैं, हवा, पानी, धूप, अग्नि इसको हम समझते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो ये हमारा पॉज़िटिव है, हम उसके प्रति एहसान मानते हैं, है ना? दूसरा हम एक-दूसरे को कंज़र्व करना चाहते हैं, उसे बचा के रखना चाहते हैं, हवा को दूषित नहीं करना चाहते हैं, पानी गंदा नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसको बचा के रखना चाहते हैं, एक कृतज्ञता का भाव है, इसलिए एक पॉज़िटिव एंगल हो गए। और नेगेटिव एंगल क्या है कि नेचर से हम कभी जीत नहीं सकते और चूँकि नेचर से हम कभी जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए जिससे हम जीत नहीं पाते उसके सामने सर झुकाते हैं। तो वर्शिप करने के 2 कारण हैं, एक इसका पॉजिटिव एंगल है और एक इसका नेगेटिव एंगल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस समय आपको क्या मिलेगी? नेचर वर्शिप मिलेगी और नेचर वर्शिप के अंदर आपको पहली बार इलाहाबाद जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, उसी प्रयागराज उसी प्रयागराज के अंदर उसी प्रयागराज के अंदर एक जगह मिलेगी, उसका नाम है लोहदा और अगला वर्ड है नाला। तो लोहदा नाला, ये लोहदा नाला वो जगह है जहाँ से आपको हड्डियों की बनी, बोन्स की बनी हड्डियों की बनी, बोन्स की बनी क्योंकि जानवर को जब आप मार दोगे तो जानवर को मारने के बाद क्या बचेंगी? हड्डियाँ बचेंगी। उसी हड्डियों की बनी
है ना? उसी हड्डियों की बनी हमें मात्र देवी की हमें एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह की मूर्ति मिली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें पहली बार वर्शिप का एविडेंस कब मिल रहा है? अपर पैलियोलिथिक एज में, जब डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, जंगल में आग लगी, बहुत सारे लोग मारे गए और जब बहुत सारे लोग मारे गए तो इंसान को नीचे से डर लगा। और याद रखिए, जब भी वर्शिप पे बोलिएगा तो वर्शिप के 2 एंगल होते हैं। एक होता है वर्शिप का सकारात्मक पक्ष, एक होता है एक पक्ष होता है, याद रखिएगा, एक तो सकारात्मक पक्ष है। क्या हो गया? लग रहा है बुखार आ गया है ना? और दूसरा कौन-सा होता है? दूसरा होता है आपका, याद रखिए, एक सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है। तो इसलिए वर्शिप के जो एविडेंस हमें पहली बार देखने को मिल गए थे, लोदनाला के अंदर से। यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी तरफ, अब क्या हो रहा है कि इंसान जो है गुफाओं के अंदर रह रहा है। वापस आते हैं कहानी के ऊपर। इंसान गुफाओं के अंदर रह रहा है। अब गुफा के अंदर रह रहा है, उसने खाने का इंतज़ाम भी कर लिया है, शिकार वगैरह भी कर ही लिया है। कर लिया कि नहीं कर लिया है? इंसान ने शिकार वगैरह भी कर लिया है। खाने का अच्छा खासा शिकार उसने कलेक्ट कर लिया है। वो सारा शिकार जो है वो गुफ़ा के अंदर रखा हुआ है ना? रात का समय है ना? गुफ़ा के जो मेन द्वार होता है, उस गुफ़ा के मेन द्वार के ऊपर उसने उस गुफ़ा के मेन द्वार के ऊपर उसने कहीं न कहीं आग जला रखी है ना? हाथ भी सेक रहा है, जंगली जानवर अंदर भी ना आ जाए, इसका भी इंतज़ाम करके रखा है और झमाझम बारिश हो रही है ना? यूँ ही बरस-बरस, है ना? काली घटा बरसें, हम यार भीगते हैं, ऐसा कुछ गाना है ना, वो मौसम बना हुआ है। गुफ़ा के अंदर बैठे हुए हो, खाना-वाना खा चुके हो, दबा के खाना बचा हुआ रखा हुआ है। गेट के ऊपर आपने जो है अ, आग जला रखी है और बाहर तेज़ बारिश हो रही है ना? तो आप ऐसी दशा में बाहर नहीं जा सकते आप। है ना? और तो खाना भी आपके पास में, खाना खा भी चुके हो, बचा भी हुआ है और जंगली जानवर बाहर टहल सकते हैं, है ना? और बारिश हो ही रही है तो जाओगे नहीं, तो खाली बैठोगे। और जब आप गुफ़ा के अंदर, क्योंकि गुफ़ा का विकास हो चुका, गुफ़ा में रहना शुरू कर रहे हो, तो जब गुफ़ा के अंदर खाली बैठोगे और गुफ़ा के बाहर जा नहीं सकते हो, तो गुफ़ा में करोगे क्या? खाली बैठोगे तो क्या करोगे? खुराफात करोगे। इसीलिए गुफ़ा की जो दीवारें हैं, है ना? जो वॉल्स हैं, इन्हीं वॉल्स के ऊपर इंसान ने गोदा-गादी करने की शुरुआत की। और गोदा-गादी का मतलब क्या होता है सर? गोदा-गादी का मतलब होता है पेंटिंग्स, इसीलिए हमें आपको एक एविडेंस मिलेंगे केव पेंटिंग। सर हम लोग गोदा-गादी करते थे, जैसे कोई टीचर आया, है ना? और वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, बाय द वे भगवान ना ऐसा कभी-कभी ना हो, है ना? कोई अच्छा टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो मज़ा नहीं आता था, या हम लोग को इतने नालायक होते थे कि पढ़ते ही नहीं थे, और चूँकि हम लोग पढ़ते नहीं थे, चूँकि हम लोग पढ़ते-वढ़ते नहीं थे, है ना? तो पीछे बैठ के गोदा-गादी करते थे। तो गोदा-गादी मतलब क्या होता है? मैं इमेजिनेशन में गोदा-गादी उसे ही कर सकते हैं जो हम लोग इमेजिन करते हों। इसीलिए इंसान ने पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग कहाँ बनाई थी? सर पेंटिंग बनाई थी गुफ़ा की दीवारों पर, इसीलिए हमें क्या मिलता है? इसीलिए हमें केव पेंटिंग के एविडेंस मिलते हैं। अब पेंटिंग बनाई होगी तो कलर का यूज़ किया होगा। अब कलर कौन-सा था? उस समय बर्जर ओरिजिन पेंट तो था नहीं, है ना? तो कौन से यूज़ किया था? नेचुरल कलर यूज़ करते थे। नेचुरल कलर यूज़ करते थे। अब सर आप बोलोगे सर नेचुरल कलर का मतलब क्या है? सर हमारे पास में ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना? खनिज पाए जाते हैं, ये जो पत्तियाँ पाई जाती हैं, लीव्स पाई जाती हैं, खनिज पाए जाते हैं, लीव्स पाई जाती हैं, इन्हीं खनिज का इस्तेमाल करके, इन्हीं लीव्स का इस्तेमाल करके, खनिज का इस्तेमाल करके, लीव्स का इस्तेमाल करके, खनिज है, लीव्स हैं, है ना? पत्तियाँ हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके रंग को बनाया जाता था। जैसे आपने कभी हरा रंग चाहिए हो, तो हरा रंग पाने के लिए आपको पत्तियों को पीसना पड़ेगा, हरा रंग मिल जाएगा। गुलाब से आपको लाल कलर मिल जाएगा, है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिनरल से कुछ रंग मिल जाएँगे और ये रंग इतने सुंदर होते थे, जिसको आज भी इन गुफाओं के अंदर देखने को जा सकता है। आगे जाके मैं पढ़ाऊँगा अजंता एलोरा। जब अजंता एलोरा पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर भी आपको समय-समय पे बहुत सारी केव पेंटिंग्स मिलेंगी और उन केव पेंटिंग्स के अंदर भी इन्हीं कलर का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पे नेचुरल जैसे मान के चलो कि पेड़-पौधे हैं, पत्तियाँ हैं, इनका इस्तेमाल, मिनरल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज तक ये बचे हुए हैं। अब अगर ये पेंटिंग है, तो इस पेंटिंग का कंटेंट क्या होगा? पेंटिंग में बनाते क्या होंगे? सर पेंटिंग का जो कंटेंट होगा, सर जो पेंटिंग का कंटेंट होगा, वो कंटेंट में क्या होगा? कंटेंट में होगी उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ होगा कि नहीं होगा? उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सब कुछ होगा? होगा कि नहीं होगा? कि अगर वो समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होगा जो बताता होगा किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, तो वो लीडर बनाएँगे, है ना? और शिकार करने जाते हैं तो जानवर पे बैठ के जाएँगे, किसका शिकार करते हैं तो वो पर्टिकुलर जानवर होगा।
तो पहली बार ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद में अगर दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं तो जानवर पे बैठ के कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद में किस-किस जानवर का शिकार करते उसकी तस्वीर बना दी, उसके बाद किस हथियार का इस्तेमाल कर उसकी तस्वीर बना दी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है, उसके बाद और मेल-फीमेल की बना दिया, बच्चों की बना दी। तो इससे पता चल रहा है कि उनके कल्चर के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, है ना? उनके रहन-सहन के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। और इसका एविडेंस कहाँ से मिला है? इसके एविडेंस की अगर बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जगह का नाम है भीम-बेटका। याद रखिएगा, एमपी में मध्य प्रदेश में जगह का नाम है भीम, फिर लिखिए बेटिका। तो भीम-बेटिका ये वो जगह है, भीम-बेटिका ये वो जगह है ना? नर्मदा नदी के किनारे जहाँ से हमें केव पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा नदी किनारे ये वो जगह है जहाँ से हमें केव पेंटिंग के हमें पहली बार एविडेंस देखने को मिलते हैं। क्या ये बात समझ में आया कि नर्मदा नदी किनारे भीम-बेटिका वो जगह है जहाँ से हमें केव पेंटिंग के एविडेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ताकि आप इसे याद मत करो। अगर इसे याद करोगे तो कभी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि आप देखो नर्मदा नदी के आस-पास का इलाका देखो, आपने देखा होगा बेड़ा घाट, भोपाल, ये सब पहाड़ी एरिया है ना? चूँकि पहाड़ी है, भोपाल शायद नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, जबलपुर के आस-पास तो पहाड़ी एरिया है। चूँकि पूरा पहाड़ी एरिया है, मध्य प्रदेश चूँकि पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में क्या पाए जाएँगे सर? पहाड़ी एरिया में गुफ़ाएँ पाई जाएँगी और उसी की जगह पे इंसान आपको शुरुआती मानव देखने को मिलेगा। और चूँकि शुरुआती मानव इसी गुफ़ाओं में रह रहा है, तो गुफ़ाओं में बैठ के क्या बना रहा है? पेंटिंग बना रहा है, तो केव पेंटिंग। तो आपने अब तक के सेशन में क्या-क्या समझा? आपने अब तक के सेशन में ये समझा कि कैसे मानव का विकास हुआ। एक तरफ मानव का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ पत्थर का विकास हो रहा है। और ना केवल मानव का विकास हुआ, पत्थर का विकास हुआ, गुफाओं में, कंदराओं में वो किस परिस्थितियों में रह रहा है, क्योंकि उसके दिमाग का विकास हो गया है। अगर दिमाग का विकास नहीं होता तो वो गुफाओं में, कंदराओं में कभी नहीं रह पाता। उसके बाद उसने आग की खोज की, आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की, उसने कैसे वर्शिप किया और कैसे उसने केव पेंटिंग्स की और केव पेंटिंग्स में कलर कौन से यूज़ किए थे, उसके बाद में उसका विषय वस्तु क्या, उसके एविडेंस क्या हैं। देखिए, जो मैं पढ़ाता हूँ, उस पढ़ाने के पीछे क्या है, मुझे याद जो मैं पढ़ाता हूँ इतने आसानी से, उसके पीछे ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट है, ये मेरे मन में फिक्स रहता है। मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने अपने डॉट्स बनाता चला गया, इन डॉट्स का मतलब मैं ही जानता हूँ। इसलिए जब भी आप पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा, तो रिवाइज़ करते समय इन फ्लो चार्ट्स का बड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, है ना? जैसे कुछ भी बनाना है तो पहले बता दो कि भाई इंसान है ना? उसके बाद में इंसान का विकास हो रहा है, पत्थर का विकास हो रहा है। उसके बाद में ना इंसान पत्थर का बल्कि उसके बाद गुफ़ाओं में रह रहा है, किन कंडीशंस में रह रहा है, आग का विकास कैसे हुआ, आग समस्या का और समाधान का विषय कैसे बना, उसके बाद में केव पेंटिंग हो रही है, उसमें कलर कौन से यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद एविडेंस क्या दे रहे हैं, खत्म हो गया। जितना आसानी से, जितना फ्लो में आप निकलोगे, उतना ही बेहतर कंटेंट आपका होगा, ये बात ध्यान रखो। जितना सिंपल आप रखोगे अपने आप को, उतना ही जल्दी कंटेंट आपको समझ में आएगा और जितना अपने आप को कॉम्प्लेक्स रखोगे, उतना ही आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आपको एग्ज़ामिनेशन पास करना है, एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए लड़ाई लड़िए और आपको एग्ज़ामिनेशन हमसे पास नहीं करना है। आपको एग्ज़ामिनेशन पास करना है अपने आस-पास के लोगों से और चूँकि आस-पास के लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए कोशिश करिए कि जितना आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको बार-बार रिकॉल करो, प्रैक्टिस करो, बस। अगर आप इतना काम कर रहे हो ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा व्यक्तिगत जीवन में बड़ा विश्वास रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है यार दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आप रेस में बहुत आगे हो। क्योंकि जो बच्चे मेहनत नहीं करते ना, वो फेल हैं। और जो ईमानदारी से लगे हुए हैं वो कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, रैंक आ जाती है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आगे की ओर। ये तो हमारी पूरी कहानी हो गई लोअर पैलेओलिथिक एज की, मिडल पैलेओलिथिक एज की और उसके बाद अपर पैलेओलिथिक एज की। पैलेओलिथिक की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग जा रहे हैं हम लोग कहाँ जाएँगे? याद है? देखिए, हमारा जो अगला वाला फ़ेज़ है, याद करिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको, 3 फ़ेज़ में बाँटा था हमने। अब क्या है? मेसोलिथिक एज। अब बारी किसकी है? मेसोलिथिक एज की है। तो हम जा रहे हैं हम लोग मेसोलिथिक एज के अंदर। मेसोलिथिक एज की बात करें, तो मेसोलिथिक एज की अगर बात करें, तो मेसोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज को हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। याद रखिएगा मेसोलिथिक एज को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल की। अगर हम मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल की बात करें तो उसका समय कितना है? इसका जो समय बताया जाता है वो करीबन 10,000 से लेकर याद रखिए करीबन 7,000 बीसी समय है मेसोलिथिक एज का।
याद रखिएगा 10,000 से लेकर 7,000 बीसी। इसमें समस्या क्या हुआ? इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें समस्या क्या हुआ? समस्या ये हुआ कि इसमें जो माइक्रो लेवल के टूल्स थे, याद है ब्लेड? ये जो ब्लेड वाले इंस्ट्रूमेंट थे, ये ब्लेड वाले इंस्ट्रूमेंट जो है समस्या का विषय बन गए। कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे हाथी को मारना है, जैसे मुझे शेर को मारना है। मान लीजिए अगर मुझे शेर को मारना है, तो मैं क्या करूँगा? नोकीला वाला पत्थर खींच के शेर को मारूँगा। अब नोकीला वाला पत्थर मैंने शेर को मारा तो उसे पड़ेगा बहुत तेज़। लेकिन शेर तो मरेगा नहीं क्योंकि शेर की चमड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है ना? उससे कटेगा तो है नहीं शेर। तो शेर ने देखा कौन मारा हमको? बोला तुम मारे हो। तो शेर ने क्या किया दौड़ा लिया, भग दड़ा काट लिया और शेर को फाड़-फूड़ के शेर खा गया आपको। तो आप गए थे शिकार करने लेकिन आपका खुद का शिकार हो गया, इसीलिए शिकार करने में बहुत समस्या आ रही थी। क्या करें? नुकीला पत्थर तो अच्छा है लेकिन नुकीला पत्थर के एक डिसएडवांटेज निकल कर आया कि बड़ा जानवर नहीं मरा था। तो अब समझ में आया कि अगर इस नुकीले पत्थर में अगर बड़ा-सा लकड़ी का हम हिस्सा जोड़ दें, भाला बना दें और अब भाला खींच के मारें, तो क्या होगा? वो जानवर के आर-पार हो जाएगा। या तीर कमान जैसे मारेंगे ना भन से नहीं, तो क्या होगा? सीधे पार। गला फाड़ जाएगा, सीना फट जाएगा, होगा कि नहीं? गुलेल। गुलेल मार दे तो क्या होगा? आँखें फट जाएँगी। समझ में आया कि माइक्रो लेवल के टूल्स का कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमने मिडिल पैलियोलिथिक एज में सीखा। और चूँकि हमने लेवल के टूल्स का माइक्रो लेवल के टूल्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हमने मेसोलिथिक एज में सीखा, इसीलिए इसको हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज या हिंदी में कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म पाषाण काल। नोट करिएगा। इसे क्या कहते हैं? इसको हम मेसोलिथिक एज को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज या इसको बोलते हैं सूक्ष्म लिखिए, फिर लिखिए पाषाण काल। समझ में आया कि नहीं आया? लोग उसे याद करते हैं कि माइक्रोलिथिक एज को हम लोग मेसोलिथिक एज को हम लोग माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। याद मत करिए दोस्तों, समस्याओं का समाधान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। मुझे लगता है कि जुकाम मेरा बहुत तेज हो गया है, मतलब हद पार हो गई है। क्या बताएं? ये मौसम ही ऐसा है। जुकाम के साथ समस्या है, जब आपको जुकाम-वुकाम होने वाला होता है तो प्यास ही बहुत बहुत प्यास लगती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इधर क्या हुआ? मेसोलिथिक एज की बात करें तो एक तरफ मेसोलिथिक एज के अंदर क्या हो रहा है? एक तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ जो है पत्थर का विकास और दूसरी तरफ एक और समस्या है क्योंकि इंसान का दिमाग का विकास हो गया था। तो इंसान के जब दिमाग का विकास हो गया तो इंसान क्या सोच रहा है? इंसान ये सोचता है कि यार देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार हमको शिकार मिल जाए। ये बात को समझिए। ये हर बार संभव नहीं है कि हर बार हमको शिकार मिल जाए। आप शिकार करने गए, जब शिकार करने गए तो पता चला आपने शिकार करने की कोशिश की, जानवर भाग गया, तो शिकार कभी मिला, कभी नहीं मिला, है ना? तो कई-कई बार ऐसा होता था कि इंसान की भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। तो इंसान को लगा कि क्या करें? कुछ ऐसा करें कि खाने का इंतज़ाम हमारे पास बरकरार रहे, हमारे पास फूड सिक्योरिटी हमारे पास रहे, कि शिकार मिले, ना मिले हमें उतना फ़र्क ना पड़े। इसीलिए इंसान ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद में शुरुआत किया पशुओं को पालना, डोमेस्टिकेशन करना। किसका डोमेस्टिकेशन करना? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पशु को पालना शुरू कर दिया। समझ में आया क्यों पशु को पालना शुरू कर दिया? देखो, मेसोलिथिक एज के अंदर पशु को पालना इसलिए किया या पशुपालन इसको हिंदी में बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या एनिमल रेयरिंग जो भी आप कहना चाहो कह लो। आसान भाषा में समझो पशु को पालना। जानवर को पालना इसलिए शुरू किया क्योंकि जानवर को पालेंगे तो क्या होगा? मान लो शिकार आप कर रहे हो, अगर शिकार नहीं मिला और आपके बच्चे और आप भूखे मरने की नौबत में आ गए कि अगर अब नहीं खाया तो अब ज़िंदा रहेंगे ही नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर जिस जानवर को पाल रहे हो उसी को मार के खा जाओगे। अब सेंटिमेंटल मत हो जाना कि सर ये मुमकिन नहीं है। सर इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी भी हद तक क्रॉस कर सकता है, कोई भी हद नहीं होती है। जब बात जीने और मरने की होती है, जब चुनाव की बात होती है कि क्या करना चाहिए, फिर उसका सही रूप सामने आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शुरुआत में तो पशुपालन इसीलिए किया गया था कि पशु को पालेंगे ताकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो उस नौबत के अंदर हम इस जानवर को मार के खा जाएँगे। तो हमारे लिए चलता-फिरता फूड होगा कि नहीं होगा? अगर हम ये कहें कि जो जानवर है
हमारे लिए चलता फिरता खाना है। समझ में आया? तो हमने इसको फूड सिक्योरिटी के कारण, इसको खाद्य सुरक्षा की वजह से, फूड सिक्योरिटी के कारण, खाद्य सुरक्षा की वजह से पशुओं को पाला था। समझ में आया कि नहीं आया? फूड सिक्योरिटी के कारण, खाद्य सुरक्षा के कारण हमने पशु को पाला था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? दूसरी बात ये है कि दूध, जानवर को पालेंगे तो जानवर से हमें दूध मिल जाएगा, है ना? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सामान इस पे, जानवर पे बैठने में, जानवर पे बैठो और जानवर पे सामान लाद के आगे ले जाने में मदद मिलेगी। दूसरी बात ये है ना? जानवर को मार के भी खाया जा सकता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में, मिल्क प्रोडक्ट के लिए फिर धीमे-धीमे इसका विकास होना शुरू हो गया। इंसान इस समय, ये वो समय है जब इंसान जो हंटिंग भी कर रहा है, हंटिंग करने के साथ-साथ वो फूड गैदरिंग भी कर रहा है, खाना बटोर के खा रहा है, पशु को भी पालना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले हमने किस जानवर को पाला है? सबसे पहले हमने डॉग को पाला है, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने डॉग को पाला है और डॉग के बाद हमने किसको पाला है? गोट, बकरी को। याद रखिएगा, सबसे पहले हमने डॉग को पाला और डॉग के बाद हमने गोट को पाला है। इतना क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने डॉग को पाला है, डॉग के बाद हमने गोट को पाला है। इसके एविडेंस की चर्चा हम लोग करेंगे, इसके इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे बाद के इसके सेशन की, क्योंकि एक सेशन मुझे और लाना पड़ेगा जहाँ मैं स्टोन एज की सारी साइट्स बता दूँगा। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम आगे चलते हैं। इसी बीच में हम आ रहे हैं, अब आते हैं हम लोग अगली फेज़ में। उसका नाम है लिथिक एज। अब आते हैं न्यूलिथिक एज। इसको हिंदी में कहते हैं नवपाषाण काल। समय कितना है? सर समय है 7000 बीसी से लेकर 4000 बीसी। 7000 बीसी से लेकर 4000 बीसी ये समय है नवपाषाण काल का। अब नवपाषाण काल के बारे में क्या समझते हैं? नवपाषाण काल की अगर बात की जाए तो नवपाषाण काल का जो समय सीमा है, इसके बारे में जो जानकारी है वो क्या है? देखो, इसका बैकग्राउंड अगर आपको पढ़ना है, इसका बैकग्राउंड आपको तय करना पड़ेगा 10000 बीसी के साथ, क्योंकि 10000 बीसी ये वो समय है जब आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 10,000 बीसी वो समय माना जाता है जब जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। और जब जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ? हमारी अर्थ के ऊपर 10,000 बीसी से पहले हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक चल रहा था आइस एज, जहाँ पे हर तरफ आपको चारों तरफ बर्फ जमा मिलेगी, आइस एज चल रहा था। लेकिन 10,000 बीसी के पास आते-आते वो जो आइस एज चल रहा था, है ना? ये जो आइस एज चल रहा था, ये आइस एज ओवर हो गया। चारों तरफ बर्फ जो जमा थी वो पिघलना शुरू हो गई, और जब चारों तरफ बर्फ पिघलना शुरू हो गई, है ना? जो बर्फ थी नदियों पर से वो हट गई, मैदानों में बर्फ थी वो हटना शुरू हो गई, है ना? कहा भी जाता है आगे जाके फिर आइस एज आएगा। जब ये चारों तरफ ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई, तो पानी में से बड़ी मात्रा में मछलियाँ निकलना शुरू हुई, तो फिशिंग शुरू हो गई, ठीक है? और जब धीमे-धीमे जब धीमे-धीमे मछलियाँ, जब धीमे-धीमे बर्फ पिघलना शुरू हो गई, मैदान के ऊपर आपने अगर आप फ़िल्म देखी कभी नार्निया, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, अगर नार्निया देखी होगी तो नार्निया में दिखाया जाता है जब तक व्हाइट विच शासन कर रही होती है ना, तो चारों तरफ बर्फ जमा होती है। लेकिन जब व्हाइट विच मर जाती है, उसको मार देते हैं, तो व्हाइट विच के मरने के बाद जो है चारों तरफ की जो बर्फ है पिघल जाती है। वही ऐसा हुआ, चारों तरफ की जब बर्फ पिघल गई, तो अब देखो जब चारों तरफ की बर्फ पिघल गई, तो बर्फ पिघलने के बाद बहुत सारे पेड़-पौधे बहुत सारे पेड़-पौधे अपने आप उगने लगे। और जब बहुत सारे पेड़-पौधे उगने लगे, तो इंसान को लगा कि हमें इन पेड़-पौधों को खा लेना चाहिए। तो इंसान ने कुछ पेड़-पौधे उचाड़े और कुछ पेड़-पौधे उचाड़ने के बाद खा लिया। और जैसे ही खाया वो कहाँ पहुँच गया? भगवान के पास। क्योंकि वो पेड़-पौधे नहीं खाने थे। फ़िल्म देखी है आपने धमाल? उसमें क्या कहता है? कि वो जो तुम्हें दिख रहा लाल बटन दबा दिया, वो तुम्हें नहीं दबाना था। समझ में आया? तो लाल बटन नहीं दबाना था, वो वाला था। तो ये पेड़-पौधा नहीं खाना था, तो ये जंगली वाला पेड़-पौधा खा लिया था। फिर कुछ और पेड़-पौधे खाए, जब कुछ और पेड़-पौधे खाए, तो पेड़-पौधे खाने के बाद पेट भर गया। अब इंसान को लगा कि यार ये वाला तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इसको खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, शाम को फिर खाने का इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा, शिकार नहीं करना पड़ेगा। तो इंसान ने वो वाले पेड़-पौधे खा लिए और थोड़े से पेड़-पौधे उखाड़ के वो अपनी गुफ़ा में ले जाने के लिए निकल गया। अब गुफ़ा के अंदर लेके जा रहा है, उनमें से कुछ पेड़-पौधे ज़मीन पे गिर गए। अब उसके पास अच्छा खासा खाना था, तो वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद वो गुफ़ा के अंदर गया और खाया-पिया, और खाने-पीने के बाद में 5-6 दिन के बाद वापस लौटा, ताकि उस पेड़-पौधे को फिर से उखाड़ के लाया जाए। लेकिन जब वो वापस आ रहा था, तो देखा कि जहाँ उसका पेड़-पौधा गिरा हुआ था, वहाँ पे पेड़-पौधे उग आए, है ना? इसका मतलब ये है कि अगर खाने-पीने की चीज़ को अगर गिरा दिया जाए, है ना? बात को समझिएगा कि अगर खाने-पीने की चीज़ को गिरा दिया जाए, ठीक है, तो उग आती है।
ऑब्जर्वेशन में तो हुआ ना, क्योंकि जो खाना-पीना गिर गया था, उगाया था। तो इंसान को पहली बार समझ में आया कि खाने-पीने की चीज़ को गिरा दिया जाए तो उग आएगा। बात समझ में आई। तो धीमे-धीमे आगे बढ़ गया, फिर बारिश हुई, जब बारिश हुई तो ग्रोथ और बढ़ गया। तब इंसान को समझ में आया कि खाने-पीने की ज़मीन को नीचे गिरा दो, उसके बाद उसमें पानी डाल दो, धीमे-धीमे ग्रोथ हो जाएगी। और इस तरीके से इंसान के ऑब्जर्वेशन ने, इंसान के फेलियर ने, फिर ऑब्जर्वेशन ने, फिर फेलियर ने इंसान को किस तरफ लेके गया और खेत की शुरुआत हुई। समझ में आया? एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि मानव एक दिन उठा और मानव ने एक दिन उठने के बाद में खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिया। उसके पीछे उसके हज़ारों सालों को ऑब्ज़र्वेशन, उसके हज़ारों सालों का एक्सपेरिमेंट, उसके फेलियर, उसकी चीज़ें थी जिसकी वजह से न्यूलिथिक एज तक आते-आते एग्रीकल्चर आया। और एग्रीकल्चर आया इसीलिए इसको बाँटा भी गया है, अलग से किया गया है। न्यूलिथिक एज याद रखिएगा, न्यूलिथिक एज वो जगह है जहाँ हमने पहली बार एग्रीकल्चर किया है। और इस एग्रीकल्चर के हमें जो पहला एविडेंस मिलता है, याद रखिएगा, वो मेहरगढ़ के अंदर मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ पता है कहाँ है? ये आप कभी जाइएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान हमारा पार्ट था भाई। पाकिस्तान में जगह का नाम है बलूचिस्तान, और उसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, और उसी मेहरगढ़ में पहली बार हमें खेती-बाड़ी के एविडेंस देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। ये भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ये भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे आपको पहली बार खेती-बाड़ी देखने को मिल जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम खेती-बाड़ी कर रहे हैं, अगर हम खेती-बाड़ी कर रहे हैं तो क्या हम लोग हंटिंग बंद कर देंगे? नहीं, हंटिंग भी करेंगे, फूड गैदरिंग भी करेंगे, डोमेस्टिकेशन भी करेंगे, और डोमेस्टिकेशन के साथ-साथ हम क्या करेंगे? हम एग्रीकल्चर भी करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक तरफ हम एग्रीकल्चर कर रहे थे। जब हम एक तरफ एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर में समस्या एक होगी। क्या समस्या होगी? अब मान लो 2 लोग हैं, एक है मेल और एक है फीमेल, एक है महिला और एक है पुरुष, है ना? तो एग्रीकल्चर में आपको 6-8 महीने का लंबा समय मिलता है कि फसल लगाओगे, फिर प्रोड्यूस करोगे, फिर देख-रेख करोगे, फिर लंबा समय लगेगा। तो अगर हम खेती-बाड़ी में अपना सब कुछ लगा देंगे तो फिर खाना कैसे नसीब होगा? तो यहाँ पे एक नियम बनाया गया। नियम ये बनाया गया कि जो मेल मेंबर हैं वो शिकार करेंगे, वो खाना बटोर के लाएँगे, है ना? वो पशुपालन करेंगे, है ना? ये वाला काम, मतलब जो कठिन वाले काम है वो करेंगी, और फीमेल जो है वो खेती-बाड़ी करेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर पहली बार एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज़ फैमिली। तो फैमिली का जो पहली बार कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेल फीमेल के बीच में, वो न्यूलिथिक एज के बीच में हुआ, जहाँ पे ये तय किया गया कि महिलाएँ जो हैं घर के काम, खेती-बाड़ी के काम करेंगी, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है पशु को पालेंगी, और साथ ही साथ जो है पशु को पालने के साथ-साथ थोड़ा बहुत जो है ना? घर के काम भी कर लेंगी। और जो पुरुष है वो बड़े काम करेगा, शिकार वगैरह करेगा। ये जनरल कांसेप्ट था। इसके अलावा महिलाएँ भी शिकार करने जाती थीं, लेकिन सामान्यतः एक नियम बना दिया गया कि कहीं न कहीं पुरुष जो है वो कहीं न कहीं शिकार करने जाएगा, और महिलाएँ जो है इस तरह पे काम करेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे आपको पहली बार फैमिली कॉन्सेप्ट मिलेगा। दूसरी बात, अगर खेती-बाड़ी कर रहे हो तो खेती-बाड़ी में आपके पास एक्स्ट्रा फूड बचेगा, और एक्स्ट्रा फूड बचेगा तो एक्स्ट्रा फूड को रखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सर, एक्स्ट्रा फूड को रखने के लिए हमें बर्तन चाहिए होगा। चाहिए होगा कि नहीं हो चाहिए होगा? क्योंकि अगर बर्तन आप नहीं बनाओगे, पॉट अगर आपके पास पॉट्स नहीं होंगे तो अनाज रखोगे कहाँ? तो इसीलिए यू नीड्स पॉट्स, यू नीड्स बर्तन, है ना? इसीलिए इंसान ने बर्तन बनाए। इंसान ने जब बर्तन बनाए तो पहले वो हाथ से बनाए थे। मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के वो बर्तन को हाथ से बनाया। जब हाथ से बनाया तो समस्या क्या आती कि जो हाथ से बर्तन बने उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था, वो बहुत खराब बना। दूसरी बात, जब आप मिट्टी का बर्तन बनाओगे, मिट्टी बर्तन बनाने के बाद उसमें आपने रख दिया सामान को, बारिश हुआ, नमी आया, भीग गया, तो उसमें सारा जो रखा सामान था वो सड़ गया। तब इंसान को समझ में आया कि ये जो तरीका है ये सही चीज़ नहीं है। फिर इंसान ने बर्तन को सुंदर बनाने के लिए, एक और सुंदर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? चाक का। आपने उसको सुना है कभी, चाक गोल-गोल होता है? इसको बोलते हैं पॉटरी व्हील। क्या बोलते हैं? पॉटरी लिखिए, फिर लिखिए व्हील, चक्का होता है, पॉटरी व्हील होता है। और इसी पॉटरी व्हील का इस्तेमाल किया ताकि शेप दिया जा सके। तो कहा जाता है कि 5000 बीसी के आसपास, करीबन 5000 ईसा पूर्व के आसपास, 5000 बीसी के आसपास हमने जो व्हील्स, हाँ, पॉटरी व्हील्स हैं, इसी पॉटरी व्हील का इस्तेमाल किया, और पॉटरी व्हील का इस्तेमाल करके हमने इन बर्तनों को इस चाक के माध्यम से बनाना शुरू किया। लेकिन इसमें एक समस्या थी। क्या समस्या थी कि जो चाक के बर्तन बना रहे थे, वो कच्ची मिट्टी के थे। कच्ची मिट्टी के अंदर आप नमी आसानी से बैठ सकती है। इसी बीच में घटनाएँ आगे बढ़ी, है ना? इंसान सर्वाइव कर रहा था, इंसान को दिक्कतें हो रही थीं। जंगल में इसी बीच में आग लग गई। तो जंगल में आग लगी, तो जंगल में आग लगने के बाद एक बात और समझ में आई कि बहुत सारे लोग मारे गए, इनके जो बर्तन थे वो भी जल गए,
बहुत सारे जानवर जल के राख हो गए, मतलब जल गए थे, है ना? तो जब जंगल जल गए थे, जंगल में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तो जो लोग बच गए थे वो भाग गए थे। जो भाग गए थे वापस आए, और जब वापस आए, है ना? तो उन्होंने देखा कि जो उनके लोग हैं वो मरे हैं, उन्हें बड़ा अफ़सोस हुआ। इनके जो जानवर हैं वो जो जानवर जो है वो मर गए हैं। तो इंसान ने जानवर को खाया, और जब खाया तो पता चला कि जानवर को पका के खाएँगे थोड़ा-सा ईज़ी डाइजेस्ट होता है। इसीलिए न्यूलिथिक एज तक आते-आते अब देखिए समझ बढ़ रही है ना, दिमाग का विकास भी हो रहा है, आगे के बारे में समझ भी बढ़ रही है, ऑब्ज़र्वेशन भी बढ़ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि अगर हम जानवर को आग में पका के खाएँगे तो हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो सकता है। दूसरी तरफ क्या है कि जब इनके जो बर्तन थे वो भी आग में जले, तब इंसान को समझ में आया, क्योंकि जब आप बर्तन को आग में जलाओगे ना, आग में पकाओगे ना, तो वो एक तरह से टेराकोटा बन जाते हैं। टेराकोटा मतलब प कट जैसे आपने ईंटा देखा है ना, ईंटें बनता है मिट्टी से। मिट्टी को जब भट्टे में जलाते हो, आग में जलाते हो, है ना, अग्नि में जलाते हो, तब जाके वो लाल कलर का ईंटा बनता है, स्ट्रॉन्ग ईंटा, सर पे मार दो, खोपड़ा खुल जाए, समझ में आया ना? वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए जब बर्तन को आप आग में पकाओगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, तब उसके अंदर पानी आसानी से नहीं बैठेगा, समझ में आया? तो देख रहे हो धीमे, 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 धीमे इंसान अपनी चीज़ों को विकसित कर रहा था। तो पॉटरी व्हील तक पहले बर्तन पहुँचे, बर्तन के बाद हाथ से बनाया, हाथ से बनाने के बाद जो है खराब बना, फिर पॉटरी व्हील से बनाया, उसमें भी समस्या आई, तो फिर हमने क्या किया, उसको फिर हमने चाक पे बनाया। इधर सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हमने इसको आगे पकाया। इसी बीच में अपने सामान को हम लेकर जा रहे थे, अपने ये जो पॉटरी व्हील है ना, गोल-गोल पॉटरी व्हील है, इसको लुढ़का के लेके जा रहे थे। इसको लुढ़का के जब लेके जा रहे थे, खिसका-खिसका के जा रहे थे, किसी ने कहा एक काम करते हैं ना, इधर भी एक व्हील रख देते हैं, दोनों में डंडा लगा देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएँगे? टायर। समझ में आया? तो न्यूलिथिक एज तक आते हमने हमने क्या जनरेट कर दिया? टायर, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हील कहते हैं। सर ये व्हील भी आ चुका था। और पता है पहले व्हील जो होते थे पत्थर के होते थे, मूवमेंट कम होता था, लेकिन दिमाग दिमाग धीमे-धीमे चला और समझ में आया कि अगर पत्थर की जगह लकड़ी के व्हील होंगे तो हमारे लिए लाइफ आसान हो सकती है। फिर लकड़ी से फिर रबड़ हो गया, रबड़ से फिर ट्यूबलेस टायर हो गया, पता नहीं आगे जाके क्या बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? और इस टायर ने, इस व्हील ने इंसान के जीवन को बदल के रख दिया। अब सोचो, जैसे मुझे यहाँ से, जैसे मैं ये कपूरथला पे हूँ, अगर मुझे कपूरथला से आलमबाग जाना है, लखनऊ में एक जगह है आलमबाग, तो अगर मुझे कपूरथला से आलमबाग जाना है, तो अगर मैं कपूरथला से आलमबाग जाता हूँ, तो मुझे कम से कम लगता है स्कूटी से 40 मिनट, ठीक है? और अगर मैं पैदल जाऊँगा तब 5-6 घंटा लग जाएगा, है ना? तो इंसान के जीवन में क्या है, ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी घटना है। एक ऐसी क्रांतिकारी घटना है जिसने इंसान को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। चाहे वो इंसान का डेवलपमेंट हो, चाहे वो पत्थर का डेवलपमेंट हो, चाहे इंसान पत्थर के साथ अग्नि का डेवलपमेंट हो, केव में रहना हो, एग्रीकल्चर हो या डोमेस्टिकेशन हो, ये टायर है, इंसान को सही फ़ेज़ पे लाया। जिस रूप में इंसान को आप देखते हो ना, उस रूप में इंसान को पहली बार इसी फ़ेज़ में लाया गया था। तीसरी बात, अगर हम और ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप और ध्यान से पढ़िएगा तो एक बात और समझ में आएगी। अब इंसान एक जगह रुका हुआ है, और चूँकि इंसान एक जगह रुका हुआ है, तो एक समस्या और आ रही है। क्या समस्या आ रही है? जब आप एक जगह रुके रहते हो ना, एक जगह रुकते हो, तो रुकने में समस्या क्या होती है? इससे पहले क्या होता था, लोग मूवमेंट बहुत करते थे। शिकार की तलाश में भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। अब ऐसे में क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था, तो उसको हम लोग क्या करते, ज़मीन पे ही छोड़ देते, है ना? और आगे बढ़ जाते। लेकिन अब जब एक जगह रुकने लगे, खेती-बाड़ी करने लगे, है ना? फैमिली के फॉर्म में रहने लगे, तो जब हम किसी व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति को छोड़ देते थे, तो उससे बदबू आने लगती थी। फिर इंसान को समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ मामला है। इसीलिए इंसान ने मरे इंसान को मरे इंसान को ज़मीन के नीचे दफनाना शुरू किया या आग से जला के खत्म, क्रीमेशन करना शुरू किया। इसीलिए आपको न्यूलिथिक एज में इंसान के जलाने और इंसान के दफनाने के साक्ष्य भी मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंसान के जलाने और इंसान के दफनाने के भी साक्ष्य मिलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? आखिरकार इंसान को जलाना और दफनाने के बेचारे क्यों आए? क्योंकि गड्ढा खोदना जानता है, वो जानता है कि कैसे किसी चीज़ को कैसे दफ़ना सकते हैं, कैसे आग से ख़त्म कर सकते हैं, तो इंसान के जलाने और दफ़नाने के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो गई थी। तीसरी बात, जब हम किसी इंसान को जलाते थे या दफ़नाते थे, स्पेशली दफ़नाते थे, तो दफ़नाने के साथ-साथ, है ना, जैसे आप कभी देखिएगा एक जगह है बुर्ज होम। देखिए बुर्ज होम कहाँ है? सर ये बुर्ज होम मिलेगी आपको, बुर्ज होम BURJHOME बुर्ज होम। बुर्ज होम सिचुएटेड है कश्मीर के अंदर। तो बुर्ज होम पढ़िएगा तो बुर्ज होम वो जगह है जहाँ से हमें ग्रेवयार्ड मिला है, एक कब्रगाह मिली है। और उस ग्रेवयार्ड की ख़ास बात ये है कि उस ग्रेवयार्ड के अंदर हमने
इंसान के साथ-साथ कुत्ते को भी दफनाया है। क्यों भाई? इंसान के साथ कुत्ते क्यों दफनाया? हमने इंसान के साथ कुत्ते को इसलिए दफना दिया है क्योंकि हम विश्वास करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ में, क्योंकि हमारा मानना है कि जब इंसान की मृत्यु होती है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद वो किसी और लोक में जाता है। और जो कि मृत्यु के बाद किसी और लोक में जाता है, इसे क्या बोलते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ। याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ। क्योंकि जब इंसान मृत्यु हो जाती है तो उसके परलोक में जाएगा, तो परलोक में एक कुत्ता उसको साथ देगा। आप मेहरगढ़ देखोगे तो मेहरगढ़ में इंसान के साथ बकरी को दफनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो उसका कीमती चीज़ होगा, उसको दफनाया गया ताकि दूसरे लोग के अंदर भी दूसरे लोग के अंदर भी आपको मदद किया जा सके। तो आप देखो ना, लाइफ आफ्टर डेथ में क्या ये लोग विश्वास करते थे? बिल्कुल विश्वास करते थे। क्या हम लोग विश्वास करते हैं? हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग भी कहते हैं स्वर्ग होता है, नरक होता है, ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है। किस रूप में होती है किसी को नहीं पता, बट होती है, हम लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारे यहाँ क्या होती है? 10वीं होती है, 13वीं होती हैं। और जब 13वीं होती हैं तो संबंधित व्यक्ति को हम लोग क्या देते हैं? कुछ उनका फ़ेवरेट सामान देते हैं, पंडित जी को दान दे देते हैं, ताकि जो है उस लोक के अंदर वो सामान उनको काम आ जाए। इसका मतलब क्या है कि ना केवल हम जलाना-दफ़नाना जानते हैं, बल्कि जलाने-दफ़नाने के साथ-साथ हम इस मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, निम्नलिखित एज तक आते-आते इंसान जिस रूप में रह रहा है, उसी रूप का विकास कैसे हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था इस एप्लीकेशन के लिए, हिस्ट्री शाला। ये हिस्ट्री शाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा ऐप है, मैंने ज़िंदगी में अपना सब कुछ लगाया है इसके अंदर। इसको प्रमोट कीजिएगा अपने लेवल पे दोस्तों। मैं हर बैच में, हर क्लास के बाद ये लाइन बोलूँगा। इसको प्रमोट कीजिएगा अपने लेवल पे जितना हम दोस्तों के साथ हो सके, क्योंकि एक तो एक तो मेरा प्रमोशन है, तो मैं मानता हूँ इससे मेरा ही फ़ायदा होगा। लेकिन आप सोचो ना, जिन बच्चों को कंटेंट नहीं मिलता है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं खूब सारे, लेकिन अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। तो अच्छा कंटेंट मिल जाए, पैसे तो चुकाएँगे चुकाएँगे, मैं मानता हूँ पैसे चुकाएँगे, लेकिन अच्छा कंटेंट मिल जाए, अच्छे कंटेंट के लिए उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। बच्चे परेशान रहते हैं कि अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ, तो उसको प्रमोट कीजिएगा अगर आपको उचित लगेगा तो, है ना? आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना? दोस्तों को बताइएगा, इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आइएगा, क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा बनता है। मेरे पास सोशल मीडिया उतनी मजबूत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे विंग्स नहीं हैं, मेरे पास वो फेस वैल्यू नहीं है, तो आप मुझे फेस वैल्यू बनाइए, आपके हाथ में है। और जनता जनार्दन होती, जनता अगर चाह ले उसके बाद क्या नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। मैं इसके पार्ट 2 के अंदर आपको जितनी भी साइट्स हैं, वो सारी बताऊँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कीप लर्निंग। इसके नोट्स मिल जाएँगे ग्रुप के अंदर, आपको नोट्स मिल जाएँगे ऐप पे।